नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। मैं हूं शिवम। राजनीति में बहुत सारी चीजें अब सोशल मीडिया पर निर्भर हो रही हैं और इसीलिए आज राष्ट्रहित में हमने मुद्दा उठाया है ये कि सोशल मीडिया क्या भारत के लोकतंत्र को चलाएगा। एक शेर से शुरुआत कि कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं। शकील बदाऊनी का ये शेर है। पार्टनर, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? ये सवाल आजकल लोग पूछ रहे हैं। हिंदी के दिग्गज कवि गजानन माधव मुक्तिबोध अक्सर सवाल के रूप में ये खरा जुमला उछालते थे। अपनी कविताओं से झिझोड़ कर रख देने वाले मुक्तिबोध का ये सवाल बीते कई दशक से अपना जवाब तलाश रहा है। वैसे तो यह सवाल सभी आम और खास से है, लेकिन चुनाव के मद्देनजर यह सवाल फिलहाल नेताओं से ही है। पार्टनर, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? क्या आटे का भाव लीटर में बताना एक प्री प्लान्ड रणनीति थी और राहुल गांधी अपने मंसूबे में कामयाब रहे? ये सवाल भी कुछ लोग पूछ रहे हैं। जवान फिसलना कोई हैरतअंगेज बात नहीं है। टॉप लेवल के मौजूदा दिग्गज राजनेताओं में शायद ही कोई ऐसा हो जो कभी ना कभी ऐसी गलती न किए हो। आप कोई बात सीधे कहिए तो ज्यादातर मामलों में आम लोगों के लिए, आम लोगों के बीच कई बार वैसी कौतूहल नहीं जागती, मगर बात ऊट पटांग हो तो सोशल मीडिया पर वायरल होते देर नहीं लगती। कई राजनेता ऐसी सुर्खियां बटोरने के लिए कुख्यात रहे हैं। यह अपनी तरह का एक हेडलाइन मैनेजमेंट है, मगर नई राजनीति यही है कि इसका कोई पैटर्न नहीं है। तो क्या धारणा की राजनीति भी यू टर्न ले चुकी है? अब बने बनाए परसेप्शन ने भी गुल खिलाना शुरू कर दिया है। न्यू इंडिया के बीजेपी के बारे में मशहूर है कि वो हमेशा चुनाव की तैयारी में अपने विरोधियों से 4 कदम आगे रहती है। तो क्या बीजेपी विरोधी भी अब नए पैंतरे आजमा रहे हैं? बतौर उदाहरण आपसे अगर पूछा जाए कि उर्फी जावेद कौन है, तो बहुतेरे उन्हें अतरंगी और बोल्ड अंदाज में फैंस की धड़कनों को तेज करने वाली फैशन स्टाइलिस्ट के रूप में याद करेंगे। बिग बॉस फेम उर्फी जावेद भले ही बॉलीवुड के किसी बड़े प्रोडक्ट में अब तक नजर नहीं आई हैं, मगर उनके चाहने वालों की तादाद अच्छी खासी है। जाहिर है ये सब सोशल मीडिया पर चर्चित होने के नुस्खे का कमाल है। सोशल मीडिया पर कल से, यानी जब से रामलीला मैदान में भाषण हुआ, राहुल गांधी वायरल हैं। समर्थक और विरोधी दोनों पक्ष एक दूसरे से होड़ ले रहे हैं। दोनों ही गुट अल्टीमेटली चर्चा तो राहुल की ही कर रहे हैं। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, ये एक थ्योरी है शायद। सोशल मीडिया के इस तकिया कलाम का जादू साफ दिख रहा है इन दिनों पॉलिटिक्स में। महंगाई का मुद्दा घर घर पहुंचा। राहुल गांधी ने मेन स्ट्रीम मीडिया को भी आड़े हाथों लिया। जितना वायरल उनका अधूरा बयान हुआ, उससे कम पूरा बयान भी नहीं हुआ। उल्टे सत्ता पक्ष के दिग्गजों के भी ऐसे वीडियो वायरल होने लगे। राहुल का कहना था कि लोकतंत्र के लिए पहले मीडिया से ही जूझना होगा। इधर बीच सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया पर विपक्ष को वाजिब कवरेज न देने और इग्नोर करने का आरोप भी आम है। ज्यादातर बातें सोशल मीडिया के जरिए ही पहुंचाने को विपक्ष अब बाध्य है इन दिनों। और राहुल की बात करें अगर, तो कल उनके टारगेट ऑडियंस तक उनकी पहुंच हो गई। तो क्या मेन स्ट्रीम मीडिया के मोहताज वो नहीं रहे? ये सवाल एक है। और गौर कीजिए तो राहुल के ऐसे बयानों को ट्रोल आर्मी के अलावा बीजेपी भी खूब भुनाती है। बल्कि राहुल ने कई बार कहा भी है कि उनकी खिल्ली उड़ाने से कईयों की रोजी रोटी चलती है, इसलिए उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये 78-83 के बीच उसके 25वें खंड में इंदिरा गांधी का एक बयान दर्ज है, वो मैं आपको कोट करना चाहता हूं, एंड आई एम कोट, कि कांग्रेस अपने डायनामिक प्रोग्राम्स और आम जनता से जुड़ी नीतियों की बदौलत ही अपने आप को बचा सकती है। हम कांग्रेस के सर्वाइवल के लिए तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन भारत की जनता की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, अनकोट। जाहिर है इंदिरा गांधी ने बड़ी चतुराई के साथ अपनी लड़ाई को जनता की लड़ाई बताया था, जिसका फायदा यह हुआ कि इमरजेंसी के बाद 77 के चुनाव में बुरी तरह से शिकस्त खाने वाली कांग्रेस 80 में बहुमत से सरकार में आ गई। राहुल गांधी में इंदिरा जैसी राजनीतिक चतुराई है या नहीं, यह साबित होना अभी बाकी है और लोग, उनके आलोचक उनको अलग अलग तरीके से घेरते हैं। पर जिस दिन वो इन दिनों परसेप्शन की जंग में बीजेपी को चुनौती देते हैं, उससे तमाम तरह का विमर्श पैदा हो जाता है। उससे लगता है कि आत्मचिंतन के दौर में उन्होंने इंदिरा गांधी की राजनीति को परखना शुरू किया है।
और उनकी जमीन पर खड़े होकर नए जमाने के हथियारों से वो हमलावर होना सीख रहे हैं। बहरहाल आते हैं हम आज के मूल मुद्दे पर। यहां हम भारतीय राजनीति में परसेप्शन की भूमिका पर चर्चा करना चाहते हैं। और अब गौर कीजिए तो कभी एक लोकल ट्रेन भी किसी वजह से न चले तो अखबारों के दफ्तरों में छुटभैया नेताओं की भीड़ उमड़ पड़ती थी, टीवी चैनलों पर भीड़ उमड़ पड़ती थी, जगह जगह धरना शुरू हो जाते थे। बताया जाता था कि छात्रों और व्यवसायियों को विशेष तौर पर बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। किसी दौर में कोलकाता में सिर्फ 3 नए पैसे किराए बढ़ाने पर 3 ट्रामें फूंक दी गई थी। ट्राम चलती थी उन दिनों। इस आंदोलन ने पश्चिम बंगाल को एक नया मुख्यमंत्री दिया था। मगर आज महंगाई उस हद तक परेशान नहीं करती और ना ही सैकड़ों ट्रेनें रोक देने पर लोगों ने उस अंदाज में शिकवा शिकायत की। सरकार, शासन और प्रशासन अपनी सुविधा के हिसाब से अपना काम करते हैं। तब बौद्धिक जमात में यह सवाल आम था कि क्या परसेप्शन की राजनीति ने ज्यादातर लोगों के ब्रेन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। लोकतंत्र की परंपरागत परिभाषा कहती है कि यह जनता द्वारा जनता के लिए जनता का तंत्र है। लेकिन आज के दौर में इस परिभाषा से अलग लोकतंत्र की दुनिया इतनी सरल नहीं है। यह दुनिया दिन ब दिन जटिल होती जा रही है। यह जटिलता सिद्धांतों से नहीं, लोकतंत्र के जमीनी सच से रूबरू होने पर समझ आती है। पिछली बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का काम जोरों पर चल रहा था। मतदान के दौर भी बस शुरू ही होने वाले थे। एक प्रसंग है जब राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे थे। मीडिया, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चुनाव सर्वेक्षण और चुनाव चर्चा में व्यस्त थी। इन चर्चाओं में अक्सर एक शब्द सुनाई देता है, परसेप्शन या जनधारणा। इन विमर्शों में धारणा को चुनाव में जमीनी सच्चाई से ज्यादा महत्वपूर्ण जगह मिलती है। यह माना जा रहा है कि धारणा खुद में सच्चाई तो नहीं है, पर सच्चाई को पैदा जरूर करती है। यानी धारणा जनता की सोच को तैयार करके उन्हें मतदाता स्थल तक लेकर आती है। माना जाता है कि सच में अगर किसी ने अपने शासन में विकास न भी किया हो, पर अगर वो अपनी छवि विकास पुरुष की बना लेता है तो जनता विकास न होने के बावजूद उसे विकास पुरुष मानने लगती है और वोट दे देती है। इतना ही नहीं, अगर विकास थोड़ा बहुत हुआ भी हो और कोई उसे बढ़ा चढ़ाकर बार बार प्रचारित करके लोगों के दिमाग में चौतरफा विकास की छवि बैठाकर एक हाइप रियलिटी निर्मित कर देता है, तो जनता के मतों का एक बड़ा प्रतिशत इस हाइपर रियलिटी के बहाव की तरफ बढ़ जाता है। इस धारणा और हाइपर रियलिटी के निर्माण में टीवी स्क्रीन और सोशल साइटों पर उसकी अधिक से अधिक मौजूदगी का बड़ा हाथ होता है। और इस मामले में मशहूर मानव विज्ञानी अर्जुन अप्पादुरई मीडिया स्केप की चर्चा करते हैं, जो अपने आप में एक जादुई यथार्थ पैदा करता है। इसके असर में बहती हुई जनता कई बार अपनी पसंद को तय करती है। इसलिए राजनीतिक नेतृत्व और दलों की टीवी और सोशल मीडिया रणनीति लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। मगर अब चुनाव की तस्वीर तो बदली ही है। वोटर्स ने अपना पैमाना भी बदल लिया है। अब 1990 के दशक का चुनाव नहीं रहा है ये। तब परसेप्शन पोस्टर नारेबाजी से बनाए जाते थे। अगर आप गौर कीजिए तो 2014 के आम चुनाव में सोशल मीडिया की भूमिका ने राजनीतिक पंडितों की बोलती बंद कर दी थी। साल 2022 के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी यह बात साफ देखी गई। सोशल मीडिया का दौर है और इस चुनाव में कई बनी बनाई धारणाएं अब टूट चुकी हैं। इस चुनाव के जरिए मतदाताओं ने संदेश दिया है कि उसे राजनीति की घिसी पिटी धारणाओं को बदलने में गुरेज नहीं है। ये धारणाएं हैं क्या, ये समझना भी जरूरी है। ये धारणाएं राजनीतिक दलों की उस सोच को तोड़ती हैं जो कहती है कि जनता के पास विकल्प नहीं है, विकल्पहीनता है। चुनाव से पहले सीएम चेहरा देखकर जनता वोट देती है। जनता घूम फिर के पहले पार्टी एक्स को वोट देगी। 5 साल बाद लोगों की उम्मीद पूरी हो या नहीं हो, फिर लोग उस पार्टी से नाराज होंगे और उसे हटाकर बाई पार्टी को ले आएंगे और चुनाव दर चुनाव यह सिलसिला चलता रहेगा। पंजाब में जनता ने कांग्रेस और अकालियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया, इतिहास रच दिया। अप्रत्याशित अंदाज में विकल्प तलाश लिया। अब केजरीवाल की इस न्यू पॉलिटिक्स को भी समझने की जरूरत है। इसे यूं समझा जाना चाहिए मेरे ख्याल से कि केजरीवाल पंजाब में बंपर बहुमत पाने के बाद दिल्ली के हनुमान मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। यही केजरीवाल की नई राजनीति है। यह लोगों में कौतूहल जगाने और सुर्खियां बटोरने के लिए काफी था। बिहार में पिछले दिनों सत्ता परिवर्तन को लेकर भले भाजपा और कुछ गिने चुने दल नीतीश के खिलाफ हमलावर हों, लेकिन इस बात में काफी दम है कि नीतीश किसी पार्टी के दिल में तो आते हैं, सत्ता में भी आते हैं, मगर दिमाग में नहीं आते हैं।
रही बात नीतीश के आगे की राजनीति की, तो जिस तरह से उन्होंने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 2014 वाले या 2024 में वो रहेंगे, उससे गहरे अर्थ हैं, उस पर हम अलग बात करेंगे। लेकिन आज सोशल मीडिया की बात करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोशल मीडिया किरदार बनाने का काम करता है। 24 के आम चुनाव को भाजपा जितना आसान और एक तरफा बता रही थी, वैसा शायद कुछ अब होने जाने वाला है नहीं, क्योंकि इसको लेके बहुत तैयारियां सोशल मीडिया पर दूसरे दल भी शुरू कर चुके हैं। सोशल मीडिया कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है, इसलिए कि वहां पर अब सब अपने अपने हिसाब से रणनीति सेट कर रहे हैं, मोटा पैसा खर्च कर रहे हैं, इन कंपनियों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग से वीडियो एक दूसरे के ऊपर बार पलटवार के लिए तैयार किए जा रहे हैं, और इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। यही पॉलिटिक्स समझने के लिए और सोशल मीडिया की पॉलिटिक्स समझने के लिए हमने आज का राष्ट्रहित इस पर किया है, क्योंकि राष्ट्रहित में यह जरूरी है कि चुनाव में जनता को बरगलाया ना जाए। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ कंचन द्विवेदी जुड़ रही हैं, वो बीजेपी से हैं, बीजेपी की स्पोक पर्सन। कंचन जी, आपका स्वागत है राष्ट्रहित में। और सवाल मेरा आपसे ये है कि जरूरी ये है कि जो रणनीति अभी बनाई गई अलग अलग पार्टियों की ओर से, और जो कांग्रेस ने एक रैली की रामलीला मैदान में महंगाई को लेकर हल्ला बोल रैली की, उसके बाद एक बयान वायरल हुआ, और बयान क्या था कि वो उनका जबान फिसल गई, अब फिसली, जब जानबूझ के फिसली, किसी ने चीट किया, ये अलग अलग तरह के इस पे सवाल पैदा हो रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस सोशल मीडिया रणनीति में आप क्या 24 के लिए कुछ बदलाव करेंगी अपनी पार्टी में? क्या आपकी पार्टी कुछ नए रणनीति के साथ आ रही है, क्योंकि चीजें बहुत बदलने वाली हैं? कहते हैं ना, गीता में कहा जाता है, कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन। जब हम कुछ करते हैं ना, तो कर्म हमारे हाथ में होता है, लेकिन उसका परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता। तो राहुल जी के लिए हो या फिर हमारी पार्टी के लिए हो, दोनों ही फिट बैठते हैं। राहुल जी कर्म तो कर देते हैं, वो किस लिए कर रहे होते हैं, उनसे या तो उनकी जबान फिसल जाती है, या फिर वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, या फिर उनकी गलती की वजह से ऐसा हो जाता है। ये तो वो बहुत अच्छे से जानेंगे, और खैर मुझे बहुत ज्यादा गहरी टिप्पणी इस पर नहीं करना चाहिए, और मैं नहीं करूंगी। बाकी रही भारतीय जनता पार्टी की बात, आप कह रहे हैं कि 2024 का एजेंडा, तो बिल्कुल नहीं। आपने जो कहा कि बहुत सरल समझ रही थी भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव को, नहीं, ऐसा तो कभी भारतीय जनता पार्टी ने किसी चुनाव को नहीं समझा। यहाँ तक कि जो हमारे उपचुनाव है, उनको भी हमने कभी सरल नहीं समझा, और ये इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा गंभीर रहती है। और ये जो अब का चुनाव है, इसलिए तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम चाहते हैं जितना ही कठिन चुनाव होगा, उतना ही परिणाम अच्छा आएगा और बहुत न्यायपूर्ण आएगा। क्योंकि सभी लोग मेहनत कर रहे होंगे, तो उसके बाद में फिर कोई ये नहीं कह पाएगा नहीं भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार से बेईमानी की, या फिर किसी प्रकार से उनके निर्णयों में ये बेईमानी एक जैसी बात भी नहीं आएगी, और ये सोच भी उनको पता चल जाएगी कि जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कितना प्रेम करती है, और किन कारणों से भारतीय जनता पार्टी को चाहती है जनता, ये भी उन्हें पता चल जाएगा। तो शिवम, बिल्कुल बात है कि ऐसा होना चाहिए, और ये सारे पार्टियों को करना चाहिए। वैसे कोशिश तो हर लोग करते हैं। देखिए ना, आपको याद होगा कि सबसे पहले हमारी पार्टी के जो नेता, आला नेता हैं या फिर जो भी बड़े नेता हैं, वो धार्मिकता का आसरा लेते थे राम के नाम पर। पहले क्या होता था, आप समझते हैं कि राम के नाम को कोई बोलना नहीं चाहता था, कोई कहना नहीं चाहता था। इस पर मैं यथार्थ ही बोलूंगी, क्योंकि मैं धर्म से भी आती हूँ, और भारतीय जनता पार्टी ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा नॉर्मल इंसान बनकर के भी बात करूँ तो शिवम, जो आप कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा अपनी संस्कृति से, अपने सभ्यता से जुड़कर चली है। जहां पर पहले राम के नाम पर शर्म की जाती थी, और किसी और चीजों को लेकर के बड़ा गर्व महसूस किया जाता था। कभी इकतार पार्टियों पर गर्व महसूस किया जाता था, कभी कौन कितनी इकतार पार्टियां कर लेता था, इस बात का कंपटीशन जहां होता था, वहां अब इन सब चीजों पर गर्व हो रहा है कि हम अपनी संस्कृति के साथ में, हम अपनी सभ्यता के साथ में, और हम अपनी पुरानी परंपराओं के साथ में कैसे जुड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब कुछ अच्छी चीजें या अच्छी संगत मिल जाती है ना, तो संगत के प्रभाव से बहुत अच्छी रंगत भी आती है, और
मुझे लगता है कि कौवा भी रंग बदल लेता है, या फिर अगर बगुले के साथ रहता है तो वो भी उस तरीके की प्रक्रियाएं करने लगता है। का को बकहु मराला चौपाई आती है रामचरित मानस में, संगत का बहुत असर होता है। इसकी संगत ठीक हो जाए तो हम तो यही चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की रंगत हर एक पार्टी की तरफ जाए और सभी लोग मेहनत करना सीखें और जनता के हृदय में जगह बनाए, जिससे कि जनता का हित होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मेन मुद्दा, मेन काम और मेन चीज बस यही है कि जनता का किस प्रकार से हित हो और हमारे भारत का किस प्रकार से हित हो। तो जितनी अच्छी पार्टियां कंपटीशन के साथ भी लगेंगी ना, तब भी जनता का ही हित होगा। तो हमारा तो काम ये लोग भी ठीक ठाक कर ही देंगे। तो हम चाहते हैं कि सब लोग अपने अपने कामों को समझें और बहुत अच्छी तरीके से मैदान में आए और कठिन तरीके से आए, जिससे कि हम भी उन लोगों को देख करके अच्छी तरीके से, क्योंकि आपने पढ़ाई की होगी और आप जानते हैं जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे और हमारे मित्र लोग साथ बैठ जाते थे ना, तो एक कंपटीशन होता था और उस कंपटीशन में जो पढ़ाई हो जाती थी ना, वो अकेले में नहीं हो पाती है। तो मुझे लगता है राजनीति भी एक बहुत ही अच्छा क्षेत्र होता है और उसमें बैठ करके हम सब लोग जब कंपटीशन के जैसे राजनीति करते हैं कि कौन कितना जनता का हित कर लेगा, तो मुझे लगता है भारत का उतना ही अच्छा हित होगा। तो ये बातें बहुत अच्छी है और हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि 2024 का चुनाव सरल हो या इजी, किसी भी प्रकार से इजी हो जाए। जितना कठिन होगा हमें उतना ही आनंद। कंचन जी ठीक है, आपको लग रहा है कि ये 24 का चुनाव कठिन हो। अब देखते हैं, आला कमान भी आपको ये चाहता है कि 24 का चुनाव कठिन हो या सरल हो, वो एक अलग बात है। हमारे साथ दो दर्शक हैं, एक तो कल्पना है जम्मू से और कुरुक्षेत्र से एक दर्शक है चंद्र प्रकाश। कल्पना जी स्वागत है आपका, अगर सुन रही हैं आप, क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये अभियान छेड़ के रखा है राहुल गांधी जी ने, वो राष्ट्रहित नहीं है, वो इनका अपना पर्सनल हित है, पार्टी हित है। राहुल गांधी जी, मैं ये कहना चाहूंगी, अपना राइट देखते हैं, अपनी ड्यूटी नहीं देखते कि मैंने देश के लिए करना है। एजुटेशन करने से कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनको सत्ता दी जाए, इनके पास कौन सा अलादीन का चिराग है? क्या करेंगे ये? सबसे पहले, क्या इनको महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान नहीं है? हेमंत सोरेन की वहां पर कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है, उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? बड़े अफसोस की बात है। ये तो समाज का पतन हो रहा है और वहां पर देखिए हमारी छोटी लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। अच्छा, आप जम्मू से हैं कल्पना जी, लेकिन आपको झारखंड की भी चिंता रहती है, ये अच्छी बात है। और ये बिल्कुल सही बात है कि राजनीति में ये सारी चीजें होती हैं कि राजनीति में अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए लोग प्रयत्न करते हैं। हमारे साथ एक और दर्शक है, बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए आपको कल्पना जी। चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से हैं। चंद्र प्रकाश जी क्या कहना चाहते हैं आप? स्वागत है आपका। शिवम जी, सबसे पहले तो आपको टाटा स्काई के ऊपर देख करके बड़ी खुशी हो रही है। लगभग 3 साल बाद आप आए टाटा स्काई पे, आपको धन्यवाद। जी। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। पंजाबी में एक कहावत है कि जिन्ना दे घर दाने उन्हों दे कमले भी सियाने। कल मैं रामलीला ग्राउंड से राहुल गांधी की स्पीच देख रहा था, वो कह रहे थे कि आटा 22 रुपए लीटर। वाह, जो आटा 22 रुपए लीटर भारत के नागरिकों को देगा तो वो क्या प्रधानमंत्री के लायक होगा? मुझे तो नहीं लगता कि उनमें कोई ऐसी करेक्ट भी किया, बाद में उन्होंने करेक्ट भी किया। सवाल करेक्ट का नहीं है शिवम जी, अगर बुरा ना मानो तो मैं हटाने के बाद आपका नाम शिव हो जाता है। शिव में और शिवम में फर्क होता है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाद में माफी चाहे कितनी बार मांग लो, मगर एक बार अगर माफी नहीं मांगी, इसमें ये भी एक जिसपे मैं आज बात कर रहा हूँ वो ये भी है चंद्र प्रकाश जी कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सिर्फ राहुल गांधी या किसी दूसरे नरेंद्र मोदी या किसी दूसरे नेता की बात नहीं है। ये एक मैं समसामयिक बात कर रहा हूं कि सोशल मीडिया की भूमिका और उसको लेकर जो कंटेंट तैयार किया जा रहा है वो इस तरह का है कि लोग उसको बड़े चाव लेके उस पर रिएक्ट करें, उसको वायरल करें, उसको पढ़ें। तो क्या ये पॉलिटिकल पार्टियां 24 के चुनाव के लिए उसी तरह की रणनीति पर काम कर रही हैं? राहुल गांधी का लीटर कहना और उसके बाद केजी कहना, उसने एक विमर्श पैदा कर दिया। अब उसमें अलग अलग जगह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं और उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। मैं उसके ये तो एक चीज है, लेकिन उसके पीछे की एक कहानी पर भी मैं बात कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंद्र प्रकाश जी कॉल करने के लिए। हमारे साथ ज्ञान सिंह भी हैं हरियाणा से। ज्ञान सिंह जी स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं?
ज्ञान सिंह जी। एक हमारे साथ दर्शक चेन्नई से भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहूंगा। अगर आप सुन पा रहे हैं, स्वागत है आपका के न्यूज पे। आपका नाम मैं नहीं सुन पा रहा। जी जी जी। मेरा नाम प्रेम है सर। हाँ प्रेम जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप काफी दूर हैं, सर्दन स्टेट में बैठे हुए हैं। हाँ सर जी सर, बात मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो राजनीति है, ये राजनीति से ऊपर उठ के खाली बातें पकड़ ली जाती है कि उस नेता ने ये बोल दिया, उसकी जुबान फिसल गई। आप ये नहीं देख रहे सर कि आजकल हम कोई खास नेता जो कुछ काम करने जा रहा है उसके लिए ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं, किसी पिछड़ी हुई पार्टी के लिए ज्यादा ही घटा के बोल देते हैं। इससे क्या हमारे देश का भला हो रहा है? इससे हमारी देश का खराबी हो रही है। हम मानते हैं कि जो भी नेता हमारे हैं, चाहे अभी हैं या विपक्ष में है या पक्ष में है, मैं उसकी ओर नहीं जा रहा हूँ सर। जनता देखिए कहाँ फिसल रही है, क्योंकि जो नेता अभी हैं वो बोल रहे हैं कि खाली हम अच्छा काम कर रहे हैं, पीछे वालों ने नहीं किया। अरे ठीक है, पीछे वालों ने नहीं किया तो आप अभी जो कर रहे हैं बढ़िया कर दीजिए, कोई बात नहीं है। हम क्यों पीछे उसमें? और पीछे वाले नेता बोल रहे हैं कि हमने ये काम किया, उनका भी कहना सही है सर। नहीं तो आज 60 साल के जो नेता क्या हवा पानी खा के चिंते रहे? क्या ये घर में नहीं रहे? क्या इनको 2 कमरों की जगह 4 कमरे अब नहीं मिले? क्या इनको बिजली की लाइनें नहीं मिली? क्या इनको गैस के सिलेंडर कम मिले थे तो ज्यादा अब मिल रहे? तो इसका मतलब क्या हम ही ने सब किया? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। आज अगर देखा जाए, मेरे को नहीं बोलना चाहिए लेकिन आज मैं बोलता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सर उनको बहुत ज्यादा आकाश में चढ़ा दिया जा रहा है। शायद उनको भी पता नहीं है कि उनके लिए ये जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बोल रहे हैं, इतना नहीं बोलना चाहिए सर। इतना झूठा झूठी प्रशंसा कर देने से उनका भी मनोबल किसी दिन से सकता है, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन उनके नीचे वाले उनको करने नहीं देते हैं। वो चाहते हैं भ्रष्टाचार हट जाए, लेकिन नीचे वाले भ्रष्टाचार नहीं हटा रहे हैं। अब राहुल गांधी क्या करेंगे? उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनको चिढ़ाने से क्या मिलेगा बीजेपी को? बीजेपी इसको वो चिढ़ाएंगे तो उनको क्या मिलेगा? सर ये राजनीति नहीं होती है सर, ये कि उनकी फैमिली तक वो पहुंच जाए, उनकी फैमिली में वो पहुंच जाए। तू तो कार की राजनीति सर आज दिन भर अगर हम आज टीवी पर देखते हैं सर, कितना गंदा हो गया ये सर। आज हमारे प्रधानमंत्री साहब की देश में विदेश में इज्जत होती है, तो सर इज्जत होती है, उस इज्जत को इस तरह से तो न ले जाए कि उनकी बेइज्जती होनी शुरू हो जाए सर। लोग कहने लग जाए कि वो इकट्ठे करते हैं। मेरा आज का जो कार्यक्रम है प्रेम जी, मेरे पास एक और दर्शक का भी कॉल आ रहा है, समरजीत मुंबई से हैं वो, उनसे भी मैं बात करूंगा। लेकिन ये जो हमारा कार्यक्रम है वो ये है कि पॉलिटिक्स को सोशल मीडिया और 24 के चुनाव को सोशल मीडिया कितना प्रभावित करेगी और कैसे असर डालेगी और अलग अलग दलों की तैयारी क्या है। कल जो उन्होंने भाषण दिया उसमें जो उन्होंने लीटर और केजी कहा, उसके बाद एक वायरल कंटेंट तैयार हुआ और पूरे हर जगह उसका डिस्कशन हो रहा है। उसके बाद मोदी जी के भी कुछ मीम्स आ गए और उसमें भी लोग कहने लगे कि उनकी भी टंग स्लिप हुई, दूसरे नेताओं की भी टंग स्लिप हुई। तो एक विमर्श, वर्चुअल विमर्श तैयार हुआ और इस विमर्श ने एक परसेप्शन क्रिएट किया और वो परसेप्शन लोगों को वोट डालने के लिए मजबूर करता है। ये डिबेट है। तो परसेप्शन बनाने के लिए इस तरह का विमर्श कितना महत्वपूर्ण है, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद, आपने इतनी दूर से हमको फोन किया है। आप सर्दन स्टेट में बैठे हुए हैं प्रेम जी। हमारे साथ समरजीत हैं मुंबई से। समरजीत जी स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का नाम बदल के राहुल कांग्रेसियन पार्टी रखना चाहिए। ये हर मंच पर कुछ न कुछ अपना व्यक्तिगत राय दे देते हैं और राहुल गांधी जी हुए, अखिलेश जी हुए या लालू जी, जो भी लोग ये अपने पद के लिए नहीं लड़ते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं। इनका फायदा कहाँ है? आज ये 70 साल से कांग्रेस राज कर रही है। कहाँ कर रही और है? 70 साल में दूसरी पार्टी राज कर रही है सर। समरजीत जी जो भी जनता के लिए इन्होंने किया वो जनता सब देख रही है। हाँ, नहीं जनता देख रही है, जनता ही भाई, आप लोग हम सब लोग, आप लोग जनता ही हैं, जनता ही देख रही है, जनता ही नेता बनाती है, जनता ही नेता हटाती है, जनता ही सरकारें बनाती है। आपकी बात आ गई समरजीत जी, बहुत शुक्रिया कि आपने हमको कॉल किया। तो ये एक चीज है और इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाएं ब्रेक के बाद, और एक साइबर एक्सपर्ट की भी हम कोशिश करेंगे जिनको जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, जिससे कि हम समझ पाएं कि सोशल मीडिया किस तरह से आजकल ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि रोज नई तकनीक आती है और उसको हैंडल करने के लिए पार्टियों को एक अलग विंग बनाने की आवश्यकता हुई है।
और ये परसेप्शन बिल्डिंग के लिए सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से हम लौट आए हैं और हम बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स में सोशल मीडिया की एंट्री की, और उसके बाद जो नेताओं ने अपने आप को एक तरीके से अलग तरीके से प्रेजेंट करना शुरू किया अपने बयानों के जरिए, अपने हाव भाव के जरिए, उससे क्या फर्क पड़ा है डेमोक्रेसी पे और राष्ट्र हित में, क्या वो है बेहतर। हमारे साथ अश्विनी जम्मू से जुड़ गए हैं, एक हमारे दर्शक हैं। अश्विनी जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं बताइए। हेलो। हाँ, स्वागत है आपका अश्विनी जी, आवाज आ रही है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। हाँ जैन जी, सर मैं बात करना चाहता हूँ, ये सोशल मीडिया के बारे में बता रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल, बोलिए। सर सोशल मीडिया के बारे में जो बताना चाहता हूँ, जो समझ लो कि मुझे समझ नहीं आई कि आप बोल क्या रहे हैं। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हेलो, आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ जी सर, आ रही है, मेरी आवाज आ रही है सर। हेलो। हाँ आवाज आ रही है, आप बोलिए। मैं सर ये बोलना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस है अभी जो हल्ला बोला है उन्होंने। हेलो। हाँ बोलिए, आप बोलिए, अपनी बात करिए। कुछ प्रॉब्लम है, उनकी आवाज नहीं आ रही। हमारे साथ बीजेपी से कंचन द्विवेदी जी जुड़ी हुई हैं। कंचन जी, आप अगर सुन पा रही हैं, अगर आप फ्रेम में हैं, ये एक मोटा मनोविज्ञान है, और पिछले 7-8 सालों में हमने ये देखा है कि जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होती है उसमें बड़ा फोकस करना पड़ रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अभी जो कंटेंट बनता है या कंटेंट तैयार किया जाता है, इसने किस तरह से नैरेटिव बदला, किस तरह से परसेप्शन क्रिएट किया, इसको लेके लोग प्रश्न करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी उसमें दूसरों से आगे नजर आती है क्योंकि उसने उस चीज़ को बहुत पहले पकड़ लिया। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि ये जो पिछले इलेक्शन हुए, आने वाले जो इलेक्शन हैं, आने वाले जो चुनाव हैं, उसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी ने अब, चूंकि विपक्ष की लामबंदी के बाद जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, उसके लिए कोई अलग से कोई प्लानिंग की है या प्लानिंग कर रही है सरकार? क्योंकि कुछ संगठन में भी बड़े परिवर्तन हुए हैं आपके यहाँ, और सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी पे भी परिवर्तन किए जा रहे हैं, ऐसी भी खबरें हैं विपक्ष को टारगेट करने की। देखिए बात ये है ना, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। देखिए जो कार्य होते हैं या फिर जो भी योजना बनाई जाती है, वो एक बहुत ही अच्छी तरीके से और अच्छे ढंग से और एक अच्छी कार्य को संपन्न करने के लिए बनाई जाती है। और रही मीडिया के बाद, जो कि आप मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है, आप भी जानते हैं और सभी देखने वाले भी जानते हैं कि इसमें सभी लोग, इसकी खास बात क्या है कि इसमें छोटे से लेकर के बड़े लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, और इसलिए ये हम लोगों के बीच रहता है। हम कभी भी इस पर जा सकते हैं, अपना कोई भी कमेंट कर सकते हैं, हम कुछ भी इसमें कार्य कर सकते हैं। इसलिए ये हम लोगों के लिए बहुत ही एक अहम हिस्सा बन गया है हमारे जीवन का। क्योंकि जैसे कि मीडिया, मतलब चैनल की बात करूं तो चैनल में बहुत कम लोग होते हैं और बहुत कम लोग हिस्से ले पाते हैं, और मतलब बड़ी बात हो जाती है। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म
हमारा सोशल मीडिया वाला है, इसमें सब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर सारी चीजें अब जो है वो सब मीडिया से लेकर के प्लेटफॉर्म, जो कि सोशल प्लेटफॉर्म है, वहां तक जा रहा है। और इसलिए ये बहुत गंभीर मुद्दा बन गया है, क्योंकि सारे छोटे से छोटे लोग, जनता तक ये सारी चीजें पहुंचती हैं और जनता किस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर करती है और कैसे उनका माइंड सेट होता है, कैसी तरीके की उनकी विचारधारा उस टाइम पर बन रही होती है, तो वो सोशल मीडिया से पता चल जाती है और वहां पर सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। जो आज हम लोग 1 घंटे पहले, मैं कहूँ 5 मिनट पहले चल रहा होता है, वो मुझे लगता है वायरल, जैसे कि राहुल जी ही इस टाइम पर वायरल हो रहे हैं, तो मुझे लगता है वो सिर्फ सोशल मीडिया का कमाल ही है कि एक बार उनसे जबान फिसली के पूरी चीजें चलेंगी। जबकि ये बहुत, देखा जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, कभी भी किसी से जीत फिसल सकती है। लेकिन खैर राहुल जी इसके लिए बहुत ही फेमस है, उनसे हमेशा से ऐसी गलतियां होती रही है कि आलू यहाँ से वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या। तो एक बहुत ही हास्यास्पद व्यक्ति बन गए हैं, उनको तो शायद चुटकुलों के लिए भी यूज किया जाने लगा है बहुत प्रकार से। खैर लेकिन जो भी है, मुझे लगता है सोशल मीडिया में बहुत ही समझदारी के साथ में, और अगर हम नेता हैं, हम अगर किसी प्रकार से वक्ता है या फिर हमारा कोई कार्य इस तरीके का है, तो हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही सहजता से इन सारी चीजों को हैंडल करना चाहिए कि हम किसी प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं तो हमें बहुत समझदारी के साथ में, बहुत संभलते हुए, क्योंकि ये ऐसा काम है ना, एक बार जबान से कोई भी शब्द निकला तो वापस नहीं हो सकता। आप जानते हैं शिवम, हमारे यहाँ पर कहावत है कि जो जबान अगर एक बार चली गई तो हम लोग उसको वापस नहीं ले सकते, तो इसको तो बहुत ही संभल करके बोलना चाहिए। नहीं, इसमें उनकी जबान फिसलने पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ कंचन जी, मैं दूसरी चीज बात कर रहा हूँ। और शबी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं। शबी जी, आपका स्वागत है राष्ट्रहित में। आप थोड़ा देर से आए। आपने एक बार विमर्श में ही, बातचीत में ही ये चर्चा हुई कि भाई इन दिनों उर्फी जावेद बड़ी मशहूर हैं और सोशल मीडिया पे बड़ी ट्रेंडिंग रहती हैं। वो उर्फी जावेद कोई बहुत बड़ी नायिका नहीं है, उनके पास ऐसा कोई नहीं है, लेकिन हाँ वो अतरंगी पहनावे की वजह से बड़ी मशहूर हुई और एशिया में सबसे सर्चेबल अगर कोई है तो वही है इन दिनों। तो अब जब राजनीति में ये हुआ कि भाई आटा लीटर और केजी हो गया, तो मुझे ये लगा कि राष्ट्रहित में बहुत महत्वपूर्ण है कि लीटर केजी का ये जो पूरा माजरा है, या वो ड्रोन उड़ाने का मामला है, गैस बनाने का मामला है नाले की उससे, और ये A² B² के फॉर्मूले का मामला है, तो क्या ये सब जबान फिसलती है या फिसला दी जाती है? ये जो पॉलिटिकली चेंजमेंट आप देख रहे हैं और 24 की जो प्लानिंग चल रही है सोशल मीडिया के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, और विपक्ष की लामबंदी दूसरी तरफ, उसका अपना सेगमेंट है सोशल मीडिया पर, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी कल से अलग अलग वजहों से उनका वो 1 लीटर का बयान आ गया, हालांकि वो जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे वो मैसेज चला गया है और वो विमर्श में आ गए। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? चूक गए या चूक कराई गई, या वो अपना मैसेज कन्वे नहीं करवाया, या मैसेज कन्वे कर दिया और वायरल होना था तो हो गए? क्या आपको लग रहा है? शबी जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, आप ऑडिबल नहीं है। चाहता हूं शिवम, जैसा आपने बताया कि राष्ट्रहित में थोड़ा देर से जुड़े, लेकिन नहीं, हम लोग तो ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रहित में जब जन्म लिया था तभी से राष्ट्रहित में हैं। ये अलग बात है कि आपने देर से जोड़ा। बहरहाल देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं शिवम। अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं और अगर हम 5 साल पहले चले जाएं तो हम सरसों का तेल किलो में खरीदते थे, आज हमें लीटर में मिल रहा है, क्योंकि सरसों का तेल या एडिबल ऑयल जो कंपनीज बना रही हैं वो किलो में उनको ज्यादा मुनाफा नहीं होता था, लीटर में बेचने पे उन्हें ज्यादा मुनाफा होता है। पहले हम केले दर्जन के हिसाब से लेते थे, आज ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर केले किलो में बिक रहे हैं। पहले हम मौसमी जो है वो दर्जन के हिसाब से लेते थे, आज मौसमी किलो के हिसाब से बिक रही है। तो साहब ये लीटर, मीटर और किलोमीटर में फंसने से बेहतर है कि जो, जैसा आपने बताया शिवम, जो लास्ट में आपने बात कही कि राहुल गांधी ने जिस आत्मा के साथ जिस चीज को कहा था, ठीक है, जब आदमी मंच से बोलता है ना, बहुत बार जो स्लिप ऑफ टंग हमारी भी होती है, आपकी भी होती है, और बहुत सारे बड़े राजनेताओं की हुई है हाल फिलहाल। तो ऐसे में जो मुद्दा, मेन मुद्दा था महंगाई का, अब आटा लीटर में मिले या किलो में मिले, लेकिन आटा महंगा हुआ है। हम पहले जितने पैसे में 10 किलो आटा खरीदते थे, अब उसके लिए हमें 1.5 गुना ज्यादा दाम हमें देना पड़ रहा है, और हो सकता है आने वाले समय में हमें 2 गुना समय जो है वो देना पड़े। तो ये एक सत्य है
कि जिस मुद्दे की तरफ राहुल गांधी ध्यान देना चाहते थे उस मुद्दे की तरफ लोगों का ध्यान गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है ये, अब इसे क्या कहेंगे कि हमेशा जो है वो चीका फूट जाता है और राहुल गांधी ऐसी कोई गलती कर जाते हैं जिस वजह से ट्रोलर होते हैं। लेकिन शिवम, हमें ये भी समझना होगा कि बदनाम ना होगे तो क्या हमारा नाम नहीं वही होगा। मैंने शुरू में कहा भी। आज अगर राहुल गांधी ने आटा को लीटर में ना बिकवाया होता तो शिवम, मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रहित में आप जो है वो इस बात पे बहस कर रहे होते। बिल्कुल। और राहुल गांधी के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे होते। तो निश्चित तौर पर ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है कि राहुल गांधी या जो IT सेल है कांग्रेस का, क्योंकि ठीक है वो बीजेपी या दूसरे सारे पॉलिटिकल पार्टीज के इर्द गिर्द अभी नहीं है, लेकिन वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है। और हो सकता है उसने जो है वो इस तरीके की कोई व्यू रचना रची हो या इस तरीके की कोई बात कही हो। कम से कम राहुल गांधी पे चर्चा तो हो रही है, राहुल गांधी पे 24 घंटे हो गए, बातचीत तो हो रही है। और उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है वो नेताजी मुलायम सिंह यादव का जो एक फार्मूला उन्होंने दिया था आज से 30 साल पहले, चर्चा पर्चा और खर्चा, इसी के इर्द गिर्द जो है वो होती है। तो आप चर्चा में बने रहिए, पॉलिटिकल पार्टीज का पर्चा हो और उस पर्चे को भरने के लिए आपके पास खर्चा हो, आप राजनेता बन जाते हैं, आप चुनाव जीत जाते हैं। तो निश्चित तौर के ऊपर तालकटोरा स्टेडियम में कल रैली हुई है, जो उनका जो उन्होंने एक इवेंट किया था, उस इवेंट को थोड़ी बहुत कामयाबी मिली है। कम से कम 24 घंटे हो गए चर्चा होते। हाँ, एक हमारे साथ दर्शक हैं नीतू, उनको मैं ले लेता हूँ शो में, उसके बाद फिर मैं आऊंगा वापस। नीतू जी, स्वागत है आपका राष्ट्रहित के इस कार्यक्रम में। क्या कहना चाहती हैं, बताइए। देखिए सर, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन शॉर्ट में ही बोलूंगी। राहुल गांधी कम से कम महंगाई के बारे में बोल तो रहे हैं, अदरवाइज मोदी जी तो महंगाई की बात ही नहीं करते हैं। और हम लोग आटा, दाल, तेल, चावल, डीजल, पेट्रोल, गैस, क्या क्या कह रहे हैं, महंगा खरीद रहे हैं। और जिसके कारण हमारे यहाँ बच्चे भी सब कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। 70 साल की बात करते करते इन्होंने गैस सिलेंडर 1100 में पहुंचा दिया। और भले ही सोशल मीडिया पर वॉर चल रहा हो और राहुल गांधी को आटे की बात को लेकर ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन असलियत को अब हम सब समझ रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी को लेकर बीजेपी कभी कुछ नहीं बोलती है। दोनों लीटर से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें फर्क पड़ता है कि भाई 22 में मिला या 32 में या 42 में। सही बात है ना। महंगाई, भ्रष्टाचार को नीतू जी कंचन जी हैं, बीजेपी की युवा प्रवक्ता हैं, अगर आप उनसे कुछ प्रश्न करना चाहें तो जरूर करिए। और दूसरी चीज, चूंकि कांग्रेस से हमारे यहाँ कोई आया नहीं, कोशिश की हमने कि वो जुड़ जाए, कांग्रेसी थोड़ा इसमें पिछड़ जाते हैं, वो आए नहीं। आप अगर कंचन जी से कुछ कहना चाहें तो जरूर पूछिए आप। जी हाँ, ये भी महंगाई, बेरोजगारी के पर कुछ नहीं बोलेंगी, जबकि ये लेडीज है, इनको तो बोलना चाहिए, लेकिन ये लोग कहाँ सब आवाज उठा रही हैं। हम लोग 1100 में सिलेंडर खरीद रहे हैं, सोचिए क्या हालत है। गैस, पेट्रोल, डीजल, तेल, सरसों का आटा, सब कुछ तो महंगा कर दिया है इन्होंने। बोलिए कंचन जी, देखिए आप जवाब दीजिए, आप बहुत ज़हीन महिला हैं और बड़ी सलीके से आपने सवाल के जवाब दिए हैं। कंचन जी बोलिए। देखिए नीतू जी, आप भी जाती होंगी मार्केट में, आप भी खरीदती होंगी। आधी आबादी का सवाल है भाई, देना चाहिए जवाब। जी कंचन जी। देखिए शिवम, मैंने बहुत अच्छी तरीके से सुना, सलीके से सुना। बाकी देखिए, ये जो बीच में तरीके होते हैं या फिर जो भी चीजें होती हैं, ये टेक्निकल या फिर जो भी चीजें होती हैं वो हमें पता होती हैं। जैसे आप चैनल चला रहे हैं, जो टेक्निकल चीजें हैं वो सिर्फ आपको पता है। जो सरकार चला रहे हैं उनको पता होती है कि हाँ, अभी जो कोरोना आया उसका फर्क क्या पड़ा। मैं कोरोना की तरफ नहीं जाऊंगी, आप उस पर बहस भी मत करिएगा। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि जहां पर देश, जो दुनिया है वो तबाह हो गई, वहां पर हम लोग बचे हुए हैं। और आदरणीय योगी जी के वजह से, आदरणीय मोदी जी के वजह से आज हम बिल्कुल सम स्थिति में देश में चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर थोड़ा मोड़ा महंगाई अगर बढ़ जा रही है, जान तो हमारी बच गई और चीजें कितनी बढ़िया तरीके से चली है, तो हमारा नीतू जी देखिए, कोरोना में चला जाता है। हाँ नीतू जी, अब कुछ कहना चाहती हैं तो आप कहिए। नीतू जी बात करिए। देखिए उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत बढ़ गई महंगाई, तो क्या कम से कम जान बची ना। महंगाई है, आपको थोड़ा मोड़ा महंगाई है। 1100 में सिलेंडर है, 200 रुपए में सरसों का तेल है, 100 पार कर चुका है डीजल, पेट्रोल, आटा। क्या चीज की बात कही जाए। आप जो कहेंगे थोड़ा मोड़ा महंगाई है, तो इनके लिए थोड़ा मोड़ा महंगाई होगी। आप देखिए निर्मला सीतारमण जैसे क्या कि प्याज महंगा हो गया तो प्याज हम नहीं खाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। ये सब कंक्लूजन देने से कुछ नहीं होने वाला है। मैंने इस परसेप्शन में कहा है कि जान से तो ज्यादा महंगा नहीं है,
जान हमारी है तो सब्र है, और जान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तक गनीमत होनी चाहिए कि जान है। बाकी थोड़ा सा अगर आप हमारे देश के जो बहुत ही अच्छे काम हुए उन पर भी अगर ध्यान दे लेते तो शायद मुझे लगता है आपका ये दर्द कम हो जाता। हमारा भारत बहुत सारी चीजों में बहुत आगे भी हो गया है। अगर हम महिला हैं और मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैडम आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा देश है भारत, इस टाइम पर जो भारत देश है महिला में जो पायलट बीइंग है वो सबसे आगे है, सबसे ज्यादा है हमारे यहाँ। कंचन जी आप ये कहेंगी तो फिर अभी नीतू जी कहने लगेंगे कि भारत में महिलाओं के साथ रेप भी हो रहा है और ये हो रहा है। ये भी तो संकट है ना, बेचारी वो आटा दाल चावल रोटी सब्जी की बात कर रही हैं। 2021 की जो सरकारी रिपोर्ट आई है उस पर देखिए ना, एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए ना कि हमारे यहाँ पर 6.2% कमी आई है। अरे क्या बात कर रही हैं आप मैम, उसकी तो बात मत करिए, उस पर तो मैंने डिबेट किया है। आप आई नहीं, मैंने आपको विशेष तौर पर आमंत्रित किया था, आप उस शो में आ नहीं पाई। आपकी जगह पे कोई दूसरा भारतीय जनता पार्टी से आया था। मैंने तो महिला सुरक्षा पे बात की थी। नीतू जी अगर आप हमारे साथ हैं, नीतू जी अगर आप हैं तो एक कंचन जी एक बात कह रही है कि भाई आप ठीक है, आप अगर महंगाई की बात करती हैं, आटा दाल चावल और इस पे नमक पे जीएसटी की बात करती हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि सरकार ने कहा है ना कि भाई 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई और कोरोना के समय में सरकार ने वैक्सीन लगवाई और तमाम तरह की चीजें की जिससे कि लोगों की जान बची। तो थोड़ी बहुत अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसको सह लीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? अच्छा बताइए, थोड़ी बहुत अगर होती तो समझ में आता। थोड़ी बहुत और बहुत में बहुत अंतर है। कहाँ महंगाई पहुंचा दी है इन्होंने, बताइए। 1100 रुपए में हम तो 3 सिलेंडर उस समय ले लेते, जब 400 में सिलेंडर था तब इन लोगों को महंगा लगा सकता था। मैडम मुझे एक बात का जवाब दीजिए आप, अगर कोरोना के टाइम पर कांग्रेस सरकार होती तो आप मुझे बताइए, राहुल जी अगर होते तो क्या हम और आप अभी जिंदा जैसे रह रहे होते? ये बहुत बड़ा सवाल है कंचन जी, ये बहुत बड़ा, ये इसका जवाब नीतू जी आप, क्योंकि आप तो वोटर हैं, वो ये कह रही हैं कि भैया कोरोना में अगर राहुल गांधी होते प्रधानमंत्री तो अब तक तो देश निपट चुका होता, संभाल ही नहीं पाते वो। आप कैसे देखती हैं इस चीज? नानी जी के घर चले जाते, वो कहते बेटा हम तो सेफ हो जाएंगे, आप अपना देखो। हाँ आप बताइए नीतू जी, बताइए आप, चूंकि मैं क्या बोलूं, अब आप दोनों लोग महिला प्रधान, पुरुष प्रधान तो रहा नहीं अब ये देश, बोलिए। सुरक्षित रहता, ये सब कहने की बात है। ये तो बीजेपी वालों का वो है, एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि मोदी जी हैं तो सब सुरक्षित है। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस ने भी इतने साल राज किया तो क्या सब असुरक्षित थे? ऐसा कुछ नहीं। इतनी महंगाई नहीं थी, सबसे बड़ी बात है मैडम। परसेंटेज बताया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीतू जी, आपने खुल के अपनी बात रख दी, खुल की बात रख दी आपने। बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए। देखिए कंचन जी, एक ये उनका ये है कि अब कम से कम ये जो छोटी मोटी चीजें हैं, भाई नमक रोटी खाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे, प्याज रोटी खाएंगे, अब तो इस पे भी अगर जीएसटी लग जाएगी, आप सोचिए तो संकट तो होगा ना। तो ये सवाल अब एक महिला का है, वो किचन में जाती है, मैं तो बात ही नहीं कर रहा, ये लोग जाते हैं भाई सिलेंडर और ये सब खरीदने के लिए, तो इनके सामने तो संकट है ना। अब आप सोशल मीडिया पे अब लीटर मीटर आटा और चांटे की बात करने लगी है और आप करने लगी, तो फिर आप ये तो पॉलिटिक्स भी एंटरटेनमेंट हो गया। देखिए शिवम, ये बात आप भी जानते हैं कि सब ट्रोल कर रहे हैं राहुल जी को। कहीं पर भी ऐसा मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी बड़े आला नेता की तरफ से राहुल जी के लिए ऐसा कुछ कहा गया। वो इसलिए नहीं हुआ ना कि मीडिया में सोशल मीडिया में दूसरे वाले भी लगे हुए थे, उन्होंने भी वो नाले से गैस वाले वीडियो निकाल के डालने शुरू कर दिए, रडार बादलों में छुपने वाले वीडियो डालने शुरू कर दिए, तो संकट हो गया। तो भाई उन्होंने कहा कि ना तुम्हारी ना हमारी, हम दोनों लोग एक ही तरह के हैं। खैर अश्वनी हमारे साथ जम्मू से एक दर्शक है, अगर वो हैं हमारे साथ, तो अश्वनी जी आपने कॉल किया था, बात नहीं हो पाई, बोलिए आप कुछ कहना चाहते हैं। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते। हेलो। हाँ बोलिए, आप पहले भी नहीं बोल रहे थे, बोलिए। महंगाई दिनों दिन बढ़ी जा रही है, ये इसका कोई हल भी नहीं है निकल रहा है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, ना कोई नौकरी है ना कुछ है। तो हेलो। हाँ बोलिए। नहीं अश्वनी जी एक बात बताइए कि अभी यही बात एक और दर्शक थी वो कह रही थी, लेकिन आप ये देखिए ना कि अब जम्मू कश्मीर में भी हालात बेहतर किए हैं सरकार ने। किस बात के हालात सही किए हुए हैं? कोई भी हालत ठीक नहीं हुए जहाँ पर। अच्छा। महंगाई बढ़ी हुई है ना, पहले कांग्रेस के टाइम पे भी काम तो होते थे सर। अच्छा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज अब भी ठीक नहीं आ रही है, जब भी अभी, लेकिन आपने जो कहा वो हम समझ गए, बात आ गई। हमारे साथ कांग्रेस से मेहदी हसन जी भी जुड़ गए। मेहदी हसन जी, पहले तो मुझे बड़ी शिकायत है आपसे, आप राष्ट्रहित के शो में इतनी देर से क्यों आए?
जब पूरी बात हो गई। अरे मैं कैसे आपसे कहूं भाई, कम से कम आप थोड़ा तो ये आज की राजनीति में, राष्ट्र हित में जरूरी है कि अनुशासन बना रहे समय का। खैर मेरा सवाल ये है कि सोशल मीडिया के मोर्चे पे क्या आप तैयार हैं 24 में मुकाबला करने के लिए? राहुल गांधी ने तो आटा लीटर कर दिया, अब उसके बाद तो चर्चा हो रही है, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं कि क्या चूक थी या ये जानबूझ के प्लान तरीके से किया गया? क्योंकि लोग, अभी मेरे पास जो फोन आ रहे हैं, आज काफी फोन आए, तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे क्या पंचायत है कि लीटर कह दिया, आटा कह दिया। शबी जी ने भी कहा कि भाई दर्जन में मिलते थे, अब किलो में मिलते हैं। लेकिन जो मर्म है बात का वो ये कि आप तैयार हैं क्या इस वर्चुअल विमर्श को बदलने के लिए? मेहदी हसन जी देखिए, इंसान है और इंसान जो है गलती का पुतला होता है। राहुल गांधी जी ईमानदार और सच्चे, यही बस चूक है कांग्रेस की। देखिए यही चूक है करते हैं, और ये वो लोग जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी जो सबसे ज्यादा जो भयभीत है वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से है, क्योंकि राहुल गांधी जी एक ईमानदार व्यक्ति थे, हैं और रहेंगे हमेशा, और देश हित में हमेशा बोलते आए। चाहे कोरोना का मामला रहा हो या लॉकडाउन का मामला, उन्होंने पहले ही कह दिया था ये लोग पहले ये 2 साल से, चाहे किसानों का मामला हो तो ये लोग पहले छोड़ के भागेंगे, चाहे बिना किसी शर्त के। तो आज राहुल गांधी ने अगर किलो केजी की जगह लीटर में कहते हैं, इंसान है, गलती का पुतला, को जानबूझ के इस तरह की बातें नहीं हुई। और ईमानदार व्यक्ति कभी भी, देखिए अगर फरिश्ते होते तो जो मतलब गलत कभी कोई बात ना निकलती, लेकिन इंसान है और जो मेहदी हसन जी, मेरा इस पे बात है ही नहीं। ये तो ठीक है, ये तो उनकी बात होगी। मेरी ये राष्ट्र हित में मैं ये लीटर पे डिबेट करता भी नहीं। मेरी मोटी बात, मैं एक गहरी बात कह रहा हूं। ये तो एक बात है कि भाई कल ऐसा हो गया और इसके बाद सोशल मीडिया पे कंटेंट वायरल हो गया। मेरा कहना यह है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र को अब ये जकरबर्ग और ये जो ट्विटर की जैसी कंपनियां हैं ये हैंडल करने लगी। अब हमारी रणनीति लोगों के हिसाब से नहीं बन रही है। हमारी रणनीति बन रही है कि भाई ये कंपनियां किस तरह से हमको इंटरप्रिटेट करेंगी, हम वायरल कैसे हो जाएं। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपके, इतना इसका महत्व क्या हुआ है, कैसे बदला और आप कितने तैयार हैं? मेरा सवाल ये है। नहीं है, और वो हमेशा इनको दुआएं भी देते हो, कहते हैं ना हिंग लगे फिटकरी और रंग हो चौका, तो ना पैसा भी लगता, और सरकार की उपलब्धियों में आगे है और एक उपलब्धि जुड़ जाती है। अभी तक के तो कोई काम किया नहीं, लेकिन ये काम जुड़ जाता। लेकिन आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी के पीछे इनके पास कुछ नहीं है सिवा फेक। वो कहता है वो झूठ बोल रहा था सलीके से, और हम एतबार करते तो न करते तो क्या करते, तो झूठ के झांसे में सब आ गई जनता। अब जान गई है, समझ गई, अब इनके झूठे वायदों में आने वाले नहीं है। अब आने वाले वक्त में अलग बात है, चमन को सींचने में कभी कभी पत्तियां झड़ जाती हैं। हमारा कब होता है कि इससे न जाने 60-70 करीब 70 सालों में कांग्रेस की उपलब्धियां आप देख लिए। इन्हीं ने जो काम कोई नया किया हो तो बता दिया आप, सिवाय इनके पास ये कि अगर उस आदमी ने कुछ बोल दिया अब उसी को लेके चल दिए। अब भाई अपनी उपलब्धियां बताओ, 10 सालों के अंदर आपने किया क्या है, एक कोई काम ऐसा बता दो। कंचन जी आप कुछ बता दीजिए, तो उसके बाद मैं शबी जी के पास जाऊंगा। कंचन जी, कांग्रेस ने दिया, भूमि अधिग्रहण बिल कांग्रेस ने दिया, अपटाउन कांग्रेस ने दिया, लेकिन संबंध और पंचायती राज कांग्रेस ने दिया। उसके अलावा कांग्रेस ने दिया। जब ये कंप्यूटर श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी देश में ला रहे तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध किया था, कहना अब लोगों के पास काम नहीं रहेगा। लेकिन आप इसमें चूक गए, ठीक है वो। हाँ कंचन जी आप कुछ बोलिए। झूठ भी बोलते हैं कंप्यूटर के जरिए। नहीं मेहदी जी थोड़ा सा, मेहदी जी सुन लीजिए। आप कंचन जी राइट टाइम आई हैं, बिल्कुल टाइम से वो हमारे शो में आई हैं, उनको मैं सुनूंगा। कंचन जी बोलिए आप। वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, और जहां हथेली पर राहुल गांधी बोल रहे हैं, इन लोगों को लगता है मैं कितना बोल लूं। नहीं बोलिए। देखिए शिवम जी, बात ये है ना कि इसीलिए लोग यहाँ से आपको शायद पता चल रहा होगा कि जितना मेहदी जी रच रहे हैं उतनी उनकी जीत फिसलने का कारण भी बन सकता है। वही राहुल जी का है, कांग्रेस का वही हाल होता है। खैर इस पर मैं ना जाते हुए चीजों पर पॉइंट पर आऊंगी। पॉइंट ये है कि अभी आप ये देखिए अभी तक बोल रहे हैं, सुनेंगे नहीं, और फिर मेरे सवाल आप बोलिए। आपको सुन रहे हैं, आपको देश सुन रहा है, राष्ट्र सुन रहा है आपको, सुनिए जी। तो वही इनसे पूछने वाला है, ये कह रहे हैं बहुत ईमानदार है इनके नेता, तो राहुल जी से इनको खुद ये पूछना चाहिए
कि राहुल जी अपनी मम्मी के साथ ना भी बेल पर क्यों है, उनको फिर ईडी क्यों जांच पर बिठाती है, इतने इतने दिन तक उनकी जांच क्यों होती है, और फिर वो इतने भयभीत होकर के पूरे देश को परेशान करके रोड में क्यों लेकर तो मेहदी हसन जी आवाज नहीं आ रही आपके पास, आप बोलते चले जा रहे हैं। वो मेहदी हसन जी आप सुन पा रहे हैं क्या मैं जो कह रहा हूं? हाँ, अरे मेहदी हसन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक इनको अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करिए अपने आप को, ये म्यूट हैं आप। अब देखिए एक और बड़ी खबर है, एक बड़ी खबर मैं दे दूं अपने दर्शकों को इस राष्ट्र हित में। आपको याद होगा, आपको पता होगा कि आज सुबह से लखनऊ के लेवाना होटल का जो मामला है जहां पर अग्निकांड हुआ, और अब खबर यह आ रही है कि लेवाना होटल पर बुलडोजर चलाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर लेवाना होटल पर चलेगा। मालिक की बड़ी लापरवाही की वजह से जो जाने गई उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, और ये बुलडोजर लेवाना होटल को गिराएगा। इसके पीछे का भी एक पूरा घटना चक्र है जो हम लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल में गए, उन्होंने घायलों से मुलाकात की, उनको उचित इलाज दिलाने का भरोसा दिया, और उसके बाद जो लेवाना होटल के मालिक थे उनके ऊपर भी एक्शन लिया गया। अब यह खबर आ रही है कि एलडीए कागज तलाश रहा है और उसके बाद बुलडोजर चलाया जाएगा। मृतकों की संख्या बढ़ रही है लगातार, 4 से 5 के आसपास है। और इस होटल में आग कैसे लगी, कौन जिम्मेदार है, क्या एनओसी ली गई थी, नहीं ली गई थी, कागज पूरे थे या नहीं थे, इस तरह के सवाल हैं। और पूरे दिन यह मामला सुर्खियों में रहा है, क्योंकि बुलडोजर भी एक ताकत का प्रतीक है, एक सिंबॉलिक चीज हो गई है पॉलिटिक्स में, और उसका भी सोशल मीडिया पे बड़ा प्रभाव है। तो ये बुलडोजर जब लेवाना पे चलेगा तो उसका क्या असर होगा, ये भी हम समझ रहे हैं और समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी खबर है लखनऊ से, लेवाना होटल को गिराया जा सकता है बाबा जी के बुलडोजर के जरिए। हमारे साथ शबी जी जुड़े हुए हैं, हमारे स्टेट हेड दिनेश त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं लखनऊ से। दिनेश ये बड़ी खबर है, ये बुलडोजर चलाया जाएगा लेवाना पे, क्या अपडेट है आपके पास? जी शिवम, बिल्कुल आपको बता दूं कि बाकायदा चलाया जाएगा नहीं, बुलडोजर लगभग आ गया है, पहुंच गया होटल के पास। जी बिल्कुल, होटल के पास बुलडोजर आ गए हैं, और कमिश्नर लखनऊ ने आदेश कर दिया है। आज जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच का आदेश दिया है, तुरंत प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने एक कमेटी बनाई जिसमें पुलिस कमिश्नर लखनऊ और कमिश्नर मंडलायुक्त लखनऊ को शामिल किया है। दोनों ने आज एलडीए बीसी के साथ बैठक की। बैठक में यह निर्णय लिया गया और जानकारी उनको मिली कि एनओसी नहीं थी होटल का, तो नहीं जमीन। दिनेश जी क्या बुलडोजर इंतजार कर रहा था कि आग लगे, 4 मरे तब हम चलें? क्यों नहीं पहले चलाया गया बुलडोजर इस पे? जब गलत था, एनओसी था, तो क्यों उन्होंने कार्रवाई नहीं की? आपने पता किया? बिल्कुल शिवम, आपको बता दूं 2018 में भी इसी तरह चारबाग में एक होटल में आग लगी थी, उसमें भी आधे दर्जन से अधिक लोगों की मौत हुई थी। उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया था, आदेश दिया था कि तुरंत होटलों की ये व्यवस्था देखी जाए किनमें एनओसी है कि किसमें नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री आदेश देने के बाद शायद भूल गए और अधिकारी फिर से अपने पुराने ढर्रे पर चलने लगे, सारे कामकाज भूलकर एनओसी देना लेना सब भूल गए। अब उसके बाद जब ये घटना घटी, मुख्यमंत्री खुद घायलों को देखने, उनका हालचाल लेने हॉस्पिटल जाते हैं, उसी दौरान उन्होंने आदेश किया कि तुरंत कमेटी गठित की जाए, जांच की जाए, और अगर दोषी है होटल की लापरवाही है इस घटना में तो तुरंत उन पर एक्शन हो। तो उसी का परिणाम है कि तुरंत कमेटी बनती है, दो सदस्यीय, और उसके बाद मीटिंग होती है जिसमें पाया जाता है कि उस होटल की एनओसी नहीं है। जिस 7 प्रकार के एनओसी लेने होते हैं होटल खोलने से पहले, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है ऐसे। दिनेश जी, मैं तो चाहूंगा कि आप लखनऊ में इस तरह की भी, लखनऊ क्या उत्तर प्रदेश में इस तरह की भी स्टोरी करें। मैं तो बता रहा हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 50% होटल ऐसे होंगे जिनकी एनओसी नहीं होंगी सारी। शायद शिवम आप गलत है, 50 नहीं, लखनऊ में कम से कम सैकड़ों होटल ढहाने पड़ेंगे बुलडोजर से। अगर ये एनओसी की बात है, क्या इंतजार कर रहे हैं हर जगह कि आग लगे तब हम ये सब करें? अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, कोई हक नहीं है इनको कुर्सी पे बैठने का।
बिल्कुल इस पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि 2 साल पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मुख्यमंत्री रहते हुए आदेश दिया था। मुख्यमंत्री को इस पर भी अपने विचार करना चाहिए, उन आदेशों पर, जब 2018 में उन्होंने ये नहीं करेगा दिनेश जी भाई, वो तो आदेश दे रहे हैं, अधिकारियों को भी तो ध्यान देना चाहिए कि अधिकारी पैसे लेते रहेंगे और काम करते रहेंगे। ये लेवाना होटल चल कैसे रहा था हजरतगंज में, बड़ा सवाल है। आप जरूर, मैं आपसे दोबारा इस पे अपडेट लूंगा। बहुत शुक्रिया आपका हमें जानकारी देने के लिए। हमारे साथ स्टेट हेड दिनेश जी जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि एनओसी नहीं थी, बुलडोजर पहुंच गया है, बुलडोजर से लेवाना होटल गिरा दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है, और के न्यूज पूछ रहा है कि क्या 4 लोगों के मरने का इंतजार कर रहे थे अधिकारी? क्या उनकी आंखों में यह शर्म नहीं थी? मूर्ख बना रहे थे जनता को वो? कितने ऐसे होटल हैं? क्या पूरे लखनऊ में ये अधिकारी छानेंगे, पता करेंगे कि कितने होटलों में एनओसी नहीं दी गई और उनको गिराया जाएगा? क्या बुलडोजर सिर्फ लेवाना को गिराएगा या उन होटलों को भी गिराएगा जो बाकी होटल हैं? ये बड़ा सवाल है और मैं पूछ रहा हूं, मैं राष्ट्रहित के कार्यक्रम में ये भी पूछ रहा हूं। मैं अगर हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, उनको जरा स्क्रीन पर लाइए, क्योंकि मुझे खत्म भी करना है। अब मेरे पास समय कम है। शबी जी, आपसे मेरा सवाल है एक और, अब ये लेवाना में बुलडोजर चलेगा, क्योंकि ये भी एक सोशल मीडिया का इशू है, ये भी पॉलिटिकल इशू हो गया है और मैं चाहूंगा कि ये सारे होटल्स का पता लगाया जाए। ये मैं के न्यूज पे चाहूंगा कि मुहिम चलाई जाए। आप ये बताइए, ये जो सिंबोलिज्म की पॉलिटिक्स है, इसमें ये भी आ जाता है, लीटर मीटर हीटर सब। ये जो होटल गिराने का मामला आया, सोशल मीडिया पे बड़ा इसका क्रेज है बुलडोजर का, मैं देख रहा हूं। अगर आप सर्च करें तो अलग अलग तस्वीरें और सारी चीजें होंगी। लेकिन ये तो पहले भी चलना चाहिए, क्योंकि जिस जगह पे लेवाना होटल है वो तो बहुत महत्वपूर्ण जगह है। तो राष्ट्रहित में तो ये भी बात बन जाती है कि डिजिटल बोर्ड जीतने के लिए क्या हो, ये चलेगा क्या? क्यों नहीं पहले चला? बिल्कुल देखो शिवम, 100 मीटर की दूरी पर भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर है। 1 किलोमीटर के दायरे में माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास है, तमाम सारे सरकारी महकमे हैं। लोक भवन आप थोड़ा सा क्रॉस करेंगे तो आपको सामने लोक भवन मिलेगा। आग लगना चलिए ठीक है, आग नियमों के विपरीत होटल बना था, इससे पहले भी आग लगी है और आगे भी बहुत सारे होटल हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आग लगेगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, क्या कभी किसी ने फिक्र की है जिस हजरतगंज जो प्राइम लोकेशन है, जहां पे लेवाना होटल है और जो सड़क है, सड़क के नीचे पूरी तरीके से अतिक्रमण हो गया है। जितने बड़े शोरूम है हजरतगंज, लखनऊ में जो बड़ा मार्केट है हजरतगंज, अमीनाबाद, नाका, ये जितने बड़े, जहां पर आप एक 100 स्क्वायर फीट जमीन लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते, वहां पर जमीनों के अंदर अतिक्रमण हो गया है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है वो खड़ी कर दी गई हैं। एक छोटा कमेंट कंचन जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? क्योंकि ये विषय वही है, मेरा विषय नहीं बदला है इस डिबेट में। मैं सिर्फ जानना चाहता हूं, ये सब क्या परसेप्शन के लिए किया जाता है क्या? बोलिए। बिल्कुल देखिए शिवम, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ये आदरणीय योगी जी के कार्य से यहाँ पे भी आपको पता चल रहा है कि आदरणीय योगी जी ने 2018 में जब इस बात का आदेश दिया तो इसका मतलब है कि वो सभी तरीके से ठीक ठाक चला रहे हैं। और मैं ये बिल्कुल भी दृढ़ता के साथ, मेहदी हसन जी बहुत संक्षेप में मुझे खत्म करना है कार्यक्रम, बहुत संक्षेप में। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप ऑडियो अनम्यूट करिए, जल्दी बताइए। अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही मेहदी हसन जी। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है, वो नहीं हम उनसे जुड़ पा रहे हैं। आज के राष्ट्रहित में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा इशू है। अच्छी बात है कि लेवाना को गिरा देना चाहिए और इस तरह के हर उस होटल को गिरा देना चाहिए जो उन तमाम लोगों के मरने का कारण बन सकता है जो वहां पर ठहरते हैं, चाहे वो लखनऊ हो, कानपुर हो, आगरा हो, नोएडा हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी शहर हो। क्योंकि नियमों के विपरीत तमाम इस तरह के प्रतिष्ठान चल रहे हैं और उन पर कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या सब फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए किया जाएगा इस देश में? हर चीज फोटो के लिए होगी क्या? सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए होगी क्या? क्या राष्ट्रहित में यह जरूरी नहीं है कि 4 लोगों के मरने से पहले उस होटल को गिराना चाहिए था? जरूरी है और उस पर ध्यान देना चाहिए। जो भी जिम्मेदार हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण के लोग, उन पर एक्शन लिया जाए, ये मैं पूछ रहा हूं और कह रहा हूं राष्ट्रहित के कार्यक्रम में। होटल सिर्फ लेवाना नहीं, हर वो होटल गिराया जाना चाहिए। हर उस होटल पे ये जेसीबी और बुलडोजर चलना चाहिए जिसने एनओसी नहीं ली, जिसके पास कागज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप जरूर बताइए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, मैं उस पर डिबेट करूंगा। बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग